हेलो गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था अकाउंट्स चैप्टर 1 उसमें फिनिश हो गया था। एक पॉइंट मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जो लास्ट वीडियो में मैं पूरा बता नहीं पाया था। फ्रॉड्स कैन बी डिटेक्टेड इन डबल एंट्री सिस्टम वेरी इजली, but in single entry system frauds cannot be detected easily। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इन सिंगल एंट्री सिस्टम frauds cannot be detected easily, but in double entry system frauds can be detected very easily। Let's take a very small example to understand this particular concept। मान लेते हैं एक साड़ी की दुकान है, ठीक है। उस साड़ी की दुकान में सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है। सिर्फ ये देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली डेबिट सिस्टम फॉलो हो रहा है कि कितना पैसा अंदर आया। हम सभी जानते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जैसे मैंने बताया आपको बच्चों, साड़ी वाली दुकान में सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है और उस सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यह रिकॉर्ड किया जाएगा कि कितने बार पैसे अंदर आए। अब मान के चलिए एक बच्चा है, उस बच्चे को उसके पापा ने दुकान में बिठाया, बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, मैं 2 दिन बाद लौटूंगा, तब तक तुम्हें दुकान संभालनी है। अब मान के चलते हैं कि कुल मिला के इन 2 दिनों में 100 साड़ी सोल्ड हुई, 100 साड़ियां बिकी। एक साड़ी का कॉस्ट हम ले लेते हैं 25 रुपीज। चलिए 25 बहुत कम हो जाएगा साड़ी के लिए, हम इसको ले लेते हैं 250 रुपीज। एक साड़ी के कॉस्ट को हम कितना ले लेते हैं बच्चों? 250 रुपीज। अब 250 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 250 इंटू 100 25,000। इसका मतलब 25,000 की साड़ियां सेल हुई। अब वो जो बेटा है वो थोड़ा सा घपलेबाज टाइप का आदमी है, उसने बोला पापा नहीं है, चलो यार कुछ पैसे दबा लिया जाए। तो उसने क्या किया, उसने 90 साड़ीज का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 90 साड़ीज का पैसा उसने अकाउंट में जमा कर दिया, लेकिन जो 10 साड़ीज थी उसका पैसा उसने घपला कर दिया। 10 साड़ीज इंटू 250, 250 इंटू 10 2500, यानी 25,000 में से 22,500 उसने अकाउंट में जमा कर दिए और 2,500 को पार्टी कर ली, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया। पिताजी आए 2 दिन बाद, उन्होंने देखा कि चलो इतने पैसे अंदर आए। अब ये जो 10 साड़ियों का घपला हुआ कि 10 साड़ी का पैसा अकाउंट में शो नहीं हुआ, उनके पापा इस गलती को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको टैली करने के लिए है नहीं कि भाई अगर 90 टाइम्स पैसा आया है, 90 बार अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है कि मनी हैज कम इन, लेकिन साड़ियां जो 100 बार बिकी हैं उसके साथ टैली करने के लिए तो है नहीं कि चलिए 90 बार पैसा अंदर आया, 100 बार साड़ी बाहर गया, लेकिन आपने वो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो आपके पास वो जो 22,500 है, उसको, उस एरर को, उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास क्रेडिट एंट्री नहीं है, तो जो फ्रॉड है वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। अब सेकंड केस लेते हैं कि उस दुकान में सिंगल एंट्री के बजाय डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, मतलब उस दुकान में डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड्स एंट्री होगा, डुअल एस्पेक्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब उस बेटे ने पैसे खा लिए। अब जब 2 दिन बाद पिताजी आए तो उन्हें देखा यार साड़ियां तो 100 बार बाहर गई हैं, 100 बार रिकॉर्ड हुआ है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 100 बार साड़ियां बाहर गई हैं, लेकिन पैसे तो 90 बार अंदर आए हैं, तो ये 10 टाइम्स का झोल कहां है? पता चला दे बेटे को गोदरी पिटान कि तू पैसा खा लिया। मतलब गलती को डिटेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज आपके पास टैली करने के लिए अकाउंट है कि साड़ियां 100 बार बाहर गई हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 100 टाइम्स, बट डेबिट द मनी हैज कम ओनली 90 टाइम्स। द डिफरेंस ऑफ 10 कैन बी डिटेक्टेड बिकॉज यू आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में
फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना बिकम्स वेरी वेरी इजी। हाँ, इसके बाद भी फ्रॉड कर सकते हैं। अगर बेटे ने 90 बार ही साड़ी को सोल्ड दिखाया कि साड़ियों को भी 90 बार एंट्री किया, पैसे को भी 90 बार एंट्री किया, 10 बार को उसने क्रेडिट में भी शो नहीं किया, ऐसे फ्रॉड्स डबल एंट्री में भी हो सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें, डबल एंट्री में फ्रॉड्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वो डिटेक्ट इजिली हो जाता है। तो ये लास्ट लेसन का था। अब इस लेसन में जो मैं शुरू कर रहा हूं आज, लेसन 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में हम अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ड्राइंग्स क्या है, परचेस क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होते हैं, इन बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे। बिकॉज जब तक हम इन बेसिक टर्म्स को नहीं समझेंगे बच्चों, तब तक हम आगे जाके चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको नाम ही लेसन का है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, एंटिटी, बिजनेस और नॉन बिजनेस एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? बिजनेस का नेम, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस। बिजनेस मतलब रिलायंस, सैमसंग, टाटा, ये सब किस में आएंगे? बिजनेस एंटरप्राइज। बिकॉज these firms are working for earning profit, so all these firms will come under business entity। and non business entity वो firms जो लीगली बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। रोटरी क्लब, हमारे कोरबा में भी है लायंस क्लब, ठीक है। तो ये जो क्लब्स होते हैं ये बिजनेस करने के लिए नहीं बनाए गए, ये एनजीओज हैं जो ऑर्फेनेज, अनाथ आश्रम चलाते हैं, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम चलाते हैं और समाज के इन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे सलमान का भी आपने एक सुना होगा बीइंग ह्यूमन, वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, इट्स अ नॉन बिजनेस एंटिटी। भले उसमें कपड़े भी बेचे जा रहे हैं, ब्रांड्स बनाए जा रहे हैं, बट उसकी जो अर्निंग है वो चली जाती है सोशल वेलफेयर में। तो बिजनेस एंटिटी वो फर्म्स जो पैसे अर्न कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, रिलायंस, टाटा, सैमसंग, all these business, Wipro, Infosys, and non-business, the clubs or NGOs which are indulged in the activities that are done for the welfare of the society। okay, तो इनको कहेंगे entity। business transaction, business transaction क्या है? एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करे फॉर मनी। सैलून में बाल कटाए, पैसे दिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। थिएटर गए, मूवी देखे, पैसे दिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। होटल गए, खाना खाए, सर्विस लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये जो सर्विसेज हम ले रहे हैं, होटल जा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, क्या देकर? पैसे देकर, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आप गुड्स ले रहे हैं, जैसे मोबाइल्स ले रहे हैं, लैपटॉप्स ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, इसके बदले भी आप पैसे दे रहे हैं, तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनी ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स either sale of goods or service। goods, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फ्रिज। सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, थिएटर में मूवी देखे। हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल में जाके रुके, स्टे किए, बाल कटाए, हॉस्पिटैलिटी सर्विस। तो ये जो सर्विसेज हैं और ये जो गुड्स हैं, इनको जो हम पैसे देकर लेते हैं उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों। टू पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व। Two parties means one seller and one buyer, one giver and one taker। एक बेचने वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, मूवीज हो या फिर शॉप्स हो, और एक कंज्यूमर यानी कि हम कस्टमर्स जो हम प्रोडक्ट्स और सर्विस को लेते हैं या कंज्यूम करते हैं। और द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी डन वॉलंटरली, मीन्स यू कैन नॉट सेल और बाई अ प्रोडक्ट ऑन गन पॉइंट। आप किसी को फोर्सफुली कोई प्रोडक्ट खरीदने में या बेचने में फोर्स, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इट शुड बी डन वॉलंटरली, मीन्स अपनी मर्जी से होने चाहिए, दो पार्टीज इन्वॉल्व होने चाहिए, एंड इट विल चेक ईदर दिस कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। समझिए इस बात को,
एक दुकान ने रेफ्रिजरेटर बेचा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तो उसने 10,000 का रेफ्रिजरेटर बेचा, तो 10,000 कैश उसके दुकान के अंदर आएगा, दैट विल बी इनफ्लो। लेकिन जिस कस्टमर ने वो खरीदा उसके जेब से पैसे बाहर चले जाएंगे दुकानदार को, तो उसके लिए वो कैश क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। ठीक है बच्चों, तो यह है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट, ये जो अभी हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर अकाउंट्स, नामी अकाउंट्स है, रोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, इन सब को ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे अंडर अ पर्टिकुलर हेड। जैसे 10 तक आप लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स को फिजिक्स कॉपी में, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कॉपी में, हिस्ट्री को हिस्ट्री कॉपी में, वैसे ही अकाउंट्स का भी हेड होता है। समझिए, एक राशन दुकान है, उसकी दुकान में बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो उधार में सामान लेते हैं। अब रोहन है और एक सोहन है। रोहन जो है वो बैचलर है, सोहन जो है वो मैरिड है। तो दोनों को अगर एक ही अकाउंट में डाल देंगे तो फिर गड़बड़ है। तो रोहन ने जो खरीदा उसको रोहन के अकाउंट में डालेंगे, मोहन या सोहन ने जो खरीदा है उसको मोहन अकाउंट में डालेंगे। कैश अकाउंट, जितना भी सामान या जितना भी गुड्स कैश में सेल हुआ है उसको कैश अकाउंट में डालेंगे, जितना भी सामान उधार में गया उसको क्रेडिट अकाउंट में डालेंगे। तो अकाउंट का मतलब आप चीजों को किस अकाउंट में, किस हेडिंग में रिकॉर्ड करते हो। सेल्स अकाउंट, एक दुकान ने एक दिन में कितना सेल्स किया, समझ गए। परचेज अकाउंट, एक दुकान ने एक दिन में कितना मटेरियल परचेज किया। तो ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं वो किस में आ जाएगा, अकाउंट में। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, जो बिजनेस शुरू करता है, उसी को ओनर कहते हैं, उसी को प्रमोटर कहते हैं और उसको प्रोपराइटर भी कहते हैं। तो ओनर प्रोपराइटर जो हैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जो रिलायंस कंपनी है उसको शुरू किया था धीरू भाई अंबानी जी ने, तो उस बिजनेस के लिए जो भी मशीन, जमीन, लैंड, कैपिटल जो भी लगा वो किसने इन्वेस्ट किया, धीरू भाई अंबानी जी ने। तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। आज अगर मुझे एक कार की फैक्ट्री डालनी है तो जो भी शोरूम या फिर फैक्ट्री या फिर लैंड, ये जो भी चीजें लगेंगी इसके लिए पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, मैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए आप जो भी सामान पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। ये देखिए लिखा भी है मैंने, मनी और एसेट्स। ये एसेट्स को समझना पड़ेगा बच्चों, ये एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस को पैसे अर्न करने में मदद करे। जैसे एक पिज्जा शॉप, एक पिज्जा शॉप के लिए उसकी शॉप जहां पे लोग बैठ के पिज्जा खा रहे हैं वो उसके लिए एसेट है। वो बाइक्स जिसमें पिज्जा डिलीवर हो रही है वो भी उसके लिए एसेट है। वो माइक्रोवेव जिसमें पिज्जा बन रहा है वो भी उसके लिए एसेट है। तो बिजनेस के लिए एसेट क्या होगा, जो उसको पैसे अर्न करने में मदद करेगा। एक फैक्ट्री के लिए उसकी फैक्ट्री, उसके वर्कर्स, उसकी लैंड, उसकी जमीन जिसमें फैक्ट्री खड़ी है, उसके रॉ मटेरियल, वो सब उसके लिए क्या है, एसेट्स, बिकॉज इनसे वो पैसे अर्न कर रहा है। तो बिजनेस में ओनर जो मशीनरी, जो पैसा, जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। और इन्वेस्ट करता कौन है, ओनर, प्रोपराइटर या प्रमोटर जो मालिक होता है। और कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल नोन एज शेयर होल्डर। अगर बड़ी कंपनी है जिसको एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, रिलायंस, सैमसंग, ये जो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज है, टाटा, एप्पल, इन कंपनी में एक अकेले आदमी का पैसा नहीं लगता, लाखों हजारों लोग इन कंपनीज में पैसा लगाते हैं और उनको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। ये टॉपिक मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा बच्चों कि एक कंपनी में जब सिंगल आदमी पैसा लगाता है तो क्या होता है, और एक कंपनी में जब लाखों हजारों लोग पैसा लगाते हैं तो क्या होता है, कैसे लगता है, आईपीओ क्या होता है। इसको मैं आपको एक पर्टिकुलर क्लास लेके इसके लिए एक सर्टेन वीडियो बनाऊंगा, आपको तब अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इतना बता दूं बच्चों, जब एक बड़ी कंपनी में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी में इनका पैसा लगा है। आज जैसे हम फेसबुक की बात करें, मार्क जकरबर्ग जिसके पास फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, क्या मार्क जकरबर्ग का अकेले पैसा लगा है, नहीं। मार्क जकरबर्ग प्रमोटर है, कंपनी उसी ने शुरू किया था फेसबुक के साथ 2004 के आसपास। लेकिन आज उस कंपनी में लाखों लोगों का पैसा लगा है। तो प्रमोटर ओनर वही है, लेकिन आज उस कंपनी के करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने फेसबुक में पैसा लगाया है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब अमाउंट और गुड्स
टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, यानी मालिक जो है अगर वो अपने खुद के खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा या सामान निकालता है उसे ड्राइंग्स कहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक रोहन है, रोहन जो है वो मैरिड पर्सन है, उसकी बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान है। अब उसने मिठाई की दुकान में से या अपनी दुकान में से अपनी पत्नी के लिए 5,000 का मेकअप किट लिया या कोई पर्टिकुलर गिफ्ट लिया, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। अगर उसने अपने बेटे के लिए साइकिल परचेस करने दुकान के गल्ले में से 20,000 निकाल दिया एक गियर वाली साइकिल देने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। अगर दुकान में डेली दूध खोआ सब आ रहा है, दिवाली में उसने अपने घर के लिए दुकान के भंडार में से, दुकान के स्टॉक में से 15,000 का मिल्क ले लिया या घी ले लिया, घर के लिए मेहमान आएंगे उनको खिलाना पिलाना, तो वो भी क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। अगर ओनर अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने घरेलू एक्सपेंस के लिए बिजनेस से कुछ लेता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? ड्राइंग्स। और कैपिटल को इक्विटी और नेटवर्थ भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों। और एक लास्ट में आज एक टॉपिक के साथ खत्म करूंगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब द मनी दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस, नॉट ओन्ड, ओड, OWED। अगर मान लीजिए मैंने किसी से 50,000 का सामान लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटी। मेरे दुकान में कोई 3 महीने से काम कर रहा है, मैंने उसकी सैलरी नहीं दी, क्या कहलाएगा वो? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मींस अगर आपने उधार में किसी से कुछ सामान या सर्विस लिया है लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। इसके बहुत टाइप्स होते हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ आया हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।